तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एंजल वन के बारे में, जो आज लगभग 7% ऊपर गया है। देखिए क्या होता है ना कि जब कोई कंपनी या उसका स्टॉक नीचे जा रहा होता है ना, तो कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये कंपनी तो बेकार है। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा होता है तो कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि खासकर रिटेल निवेशक कि ये स्टॉक तो अच्छा है। लेकिन कंपनी के प्राइस में और उसके बिजनेस में आपस में कोई कनेक्ट नहीं होता। स्टॉक का प्राइस किसी भी कारण से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बिजनेस जो होता है वो बिजनेस जैसी है कंपनी वो वैसी रहती है। स्टॉक प्राइस और बिजनेस दोनों एक अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो क्या हो रहा था कि एंजल वन काफी दिनों से नीचे भी था एंड अभी कुछ रिसेंटली 2-4-6 महीनों में देखें तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी निकाल कर दिया है। और आज भी कंपनी के स्टॉक का प्राइस लगभग 7% ऊपर गया है। लेकिन मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी स्टॉक और ऊपर जा सकता है। जनरली मैं क्या करता हूँ, अगर हम चार्ट को देखें एंजल वन के, तो आप लोग क्लियरली देख पाओगे कि अभी जो एंजल वन है वो अपन को लाइफ टाइम हाई पर ही मिल रहा है। ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई ही है, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर होगा इसका लाइफ टाइम हाई, लेकिन लाइफ टाइम हाई के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हुई है, जो हुई है 1989। जनरली मैं लाइफ टाइम हाई पर किसी भी स्टॉक को बाय करना पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ से इस स्टॉक मेरे को ऐसा लग रहा है कि भले ही ये अभी लाइफ टाइम हाई पर है, यहाँ से भी ये काफी ऊपर जाने की गुंजाइश रखता है। क्योंकि ये स्टॉक पिछले कुछ समय से बात करें, लगभग 2 साल से, तो कुछ ऐसा खासा रिटर्न इसने बनाकर दिया नहीं है, लेकिन इसमें पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और तो हम बात करें, इसमें एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी निकल कर आ रहा है। तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैंने पहले से यहाँ पर बना कर रखा हुआ है एंड मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर एक इसने बनाया है लेफ्ट वाला शोल्डर, अगेन रेसिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आया, फिर इसने एक बड़ा सा बना लिया हेड। यहाँ पर हेड बनाने के बाद फिर इसने एक राइट शोल्डर ही बनाया एंड यहाँ पर आप क्लियर देख पाओगे कि इसने रेसिस्टेंस के ऊपर आज ब्रेकआउट भी दे दिया, यानी क्लोजिंग के साथ ब्रेकआउट भी इसने दे दिया। हालांकि ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होगा एंड ऊपर भी जाएगा एंड जो टारगेट हमने निकाले हैं वो टारगेट भी अचीव होंगे। तो क्या टारगेट है यहाँ से, तो वो भी अपन देख लेते हैं। अगर हाँ अपन इसके यहाँ से टारगेट देखें तो टारगेट निकल के आ रहे हैं लगभग 2900 रुपए के। तो 2900 रुपए के टारगेट निकल के आ रहे हैं। और अगर यहाँ से करंट प्राइस से देखें, रेसिस्टेंस से तो टोटल 48% का गेन अपन को मिल सकता है, लेकिन करंट प्राइस अभी थोड़ा सा ऊपर हो चुका है रेसिस्टेंस। तो करंट प्राइस है अभी यहाँ पर निकल के आ रही है 2907 रेसिस्टेंस है, यानी 45% का गेन अपन को यहाँ से मिल सकता है। अब जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्या वो पूरा होगा या फिर नहीं होगा, वो हम थोड़े फंडामेंटल के द्वारा समझ सकते हैं कि फंडामेंटल्स कंपनी के क्या बोल रहे हैं। तो मैं अभी चलता हूँ स्क्रीनर पर एंड आप देख सकते हैं कंपनी का जो स्टॉक का पी चल रहा है वो चल रहा है 18 का। तो इससे कुछ भी पता नहीं चलता कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। इसे देखने के लिए सिंपली अपन को चार्ट पर क्लिक करना है। चार्ट पर क्लिक करने के बाद पी रेशो पर क्लिक करना है। तो अपन लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि कंपनी के जो 5 साल का मीडियन पी है वो है 20 का एंड कंपनी करेंटली ट्रेडिंग एट 17 पी, 17 से भी नीचे के पी पर ट्रेड कर रही है। तो 17 के पी यानी कि अपने मीडियन से थोड़ा नीचे चल रही है, तो कंपनी इसे हम अंडर वैल्यूड कह सकते हैं। रिजल्ट्स कंपनी कर देखें तो जो सेल्स थी वो हाईएस्ट एवर के करीब थी और जो नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर के पास तो नहीं था, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट भी अगर क्वार्टरली हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर था एंड सेल्स भी यहां से बढ़कर हाईएस्ट एवर पर हुई है। सालाना आधार पर देखें सब कुछ आपको हाईएस्ट एवर पर ही दिखेगा। 2023 में सेल्स 3000 करोड़ थी, इससे पहले कंपनी की सेल्स 2200 करोड़ थी एंड नेट प्रॉफिट देखोगे तो 625 करोड़ से बढ़कर 890 करोड़, यानी जंप काफी अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 4-5 साल से भी देखें ना, अगर 2015 से देखोगे तो कंपनी ने 47 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी लगभग 900 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच चुकी है। सेल्स 450 करोड़ से बढ़कर 3000 करोड़ तक सेल्स भी पहुंच चुकी है। इन्वेस्टर्स में अगर अपन जाएं, शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अपन कंपनी का चेक करें तो 38% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है। एफआईआई भी यहाँ पर 17% की होल्डिंग लेके बैठे हैं, डीआईआई भी 10% की होल्डिंग बैठे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार पब्लिक के पास काफी ज्यादा हिस्सेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक के पास इतनी हिस्सेदारी नहीं है। पब्लिक में से अपन को एचएनआईज को माइनस करना पड़ेगा। तो आप लोग देख पाओगे कि जो एचएनआईज हैं वो है 5, 3, 8, 3, 11, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यानी 20% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर हो जाती है एचएनआईज के पास 20 में, और टोटल है 34%, यानी कि 14-15% के आसपास जो होल्डिंग है वो रिटेल के पास है, बाकी इसमें से एचएनआईज के पास होल्डिंग हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे
कि कंपनी का सेल्स हाईएस्ट एवर चल रहा है, नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर चल रहा है। वैल्यूएशन देखेंगे तो वैल्यूएशन भी अपने मीडियन पी से नीचे है। इन्वेस्टर में भी FII DII इसको लपक के बैठे हुए हैं। एंड अगर अपन चार्ट पैटर्न पर देखें तो चार्ट पैटर्न अभी यहाँ पर बन रहा है जिसे हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, जहां पर अपन को ब्रेकआउट भी मिल चुका है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ, वैसे अपन को ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद ही बाय करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन क्या होता है कि आज जो इसने कैंडल बनाई है ना, जहां पर ब्रेकआउट मिला है, इसका जो टॉप है, जो टॉप कितने का है, लगभग 2000 रुपए का टॉप है। यहाँ पर 2000 रुपए का टॉप है, तो कल ये 2000 रुपए के ऊपर क्लोज होना चाहिए, यानी कि जो आज का जो इंट्राडे में इसका हाई लगा है ना, इस हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए ग्रीन कैंडल के साथ में, तो एक कंफर्मेशन भी हो जाएगा। एंड इसके बाद अपन इसको बाय करके चल सकते हैं न्यू टारगेट के लिए, जो निकल के आ रहे हैं लगभग 2900 रुपए। तो क्या ये टारगेट अचीव होंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ हिस्ट्री में जाके, तो हिस्ट्री में आप लोग देख पाओगे कि इस कंपनी ने यहाँ पर भी एक कर्री रैली दिखाई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप लोग अभी देख पाओगे अक्टूबर 20 से लेकर अक्टूबर 21, एक साल में लगभग कंपनी ने 500% का रिटर्न दिया था, यानी पैसा 5 गुना किया था। लेकिन वो कब किया था? जब कोरोना का प्रभाव चल रहा था। कोरोना के प्रभाव के कारण स्टॉक मार्केट में नए नए निवेशक आ रहे थे, जिससे कि डिमांड बढ़ रही थी शेयर्स की। और स्टॉक मार्केट ओवरऑल पूरा स्टॉक मार्केट निफ्टी भी देखें तो 7-8 हजार से बढ़कर लगभग 18 हजार हो गया था। तो यहाँ पर इसके सेल्स भी बढ़ रही थी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा था, तो इसकी सेल्स सब कुछ बढ़ रही थी, तो यहाँ पर स्टॉक ऊपर गया था। एंड वहां से अगर अपन देखें तो जो रैली आई थी कोरोना के बाद, वो आई थी लगभग 1700 रुपए तक। 1700 रुपए के बाद कंपनी ने यहाँ पर कुछ अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं किया है। तो अगर आप लोग देखोगे कि यहाँ से लेकर अभी तक कंपनी ने जो कोरोना का टॉप लगाया था, वहां से अभी तक आप देखोगे तो कंपनी ने कुछ भी ऐसा रिटर्न नहीं दिया है। अभी 2000 के आसपास है, तो अभी कंपनी ने कुछ भी ऐसा रिटर्न नहीं दिया है। 20% से भी कम रिटर्न दिया है, जबकि 2 साल से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल में कंपनी ने अपनी सेल्स को भी काफी ज्यादा बढ़ाया है, नेट प्रॉफिट भी काफी ज्यादा बढ़ाया है। तो यहाँ से एक अच्छा जो अपना टारगेट निकल कर आ रहा है 45% के आसपास का, तो वो से अचीव हो जाना चाहिए नेक्स्ट 1 ईयर में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें कोरोना के बाद में रैली देखने को मिली थी, ऐसी रैली तो नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट ने भी अपने ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले 2 सालों में। तो यहाँ से मार्केट ओवरऑल मार्केट निफ्टी भी ऊपर जाना ही चाहिए। 20-30% की रैली अपन को निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। तो जब निफ्टी ऊपर जाएगी तो फिर एंजल वन को भी ऊपर जाना ही चाहिए, जो अपने टारगेट निकल कर आ रहे हैं उसे हिट हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से 1 साल से ज्यादा इसमें नहीं लगना चाहिए। अगेन आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो आप अपनी सोच समझ के हिसाब से कोई ट्रेड लीजिए, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट लॉस भी आपका ही होगा। थैंक यू सो मच। आपका अगर कुछ और सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।